हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं पहले, क्या क्या हम कवर कर रहे होंगे इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन को हम फॉर्मेशन कराते हैं। ठीक, कंसंट्रेशन देखेंगे सॉल्यूशन की किस यूनिट के अंदर हम जो है डिफरेंट यूनिट्स के अंदर कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो रही होती है। हेनरीज लॉ देखेंगे, रोल्स लॉ देखेंगे। हेनरीज लॉज हमारा डिस्क्राइब करता है कि जो हमारा प्रेशर है वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा होता है मोल्स के, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम हेनरीज कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन डिस्क्राइब करता है कि हमारा डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर और डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज जो है वो हमारी ज़ीरो होती है आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में हमारे कुछ डेविएशन आते हैं, जैसे कि पॉजिटिव डेविएशन हो गया और नेगेटिव डेविएशन हो गया। ठीक, वी आल्सो एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ द रियल सॉल्यूशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ। तो रॉयल्स लॉ हमारा बेसिकली बताता है कि जिस जिस सॉल्यूशंस के लिए रॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा वो हमारे आइडियल सॉल्यूशंस होंगे, और जिन सॉल्यूशंस के लिए रॉयल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा वो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे ट्रीट कर रहे होंगे। फिर हमारी आती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारी बेसिकली चार प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। हमारा है बेसिकली हम कह सकते हैं डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी बी यानी कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और हमारा बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड द फाइनली इज रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमारी डिस्क्राइब की जाती है। Then we explain the abnormal colligative property exhibited by the some solutes in solutions। फिर हमारी कुछ abnormal colligative properties के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, ठीक है। तो सॉल्यूशंस जैसा कि आप जानते ही होंगे इस केमिस्ट्री में कि सॉल्यूशंस हमारा क्या होता है। तो सॉल्यूशंस कोई भी हमारा ऐसा सब्सटेंस कह सकते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं सॉल्यूशन एक तरह का हमारा मिक्सचर होता है। किस किस का? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। जब हमारे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्सअप हो रहे होते हैं तब हमारा सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक, अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है हमारे इसके अंदर। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में हमारे जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सॉल्यूट आते हैं, सॉल्वेंट आते हैं। ठीक, अब सॉल्यूशंस जो हैं ये हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, टू और मोर देन नंबर ऑफ टू कंपोनेंट्स। यहाँ पे हमारे दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं सॉल्यूशंस के अंदर। इसी को हम कंसिडर कर रहे होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन से। तो बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन हमारा वो सॉल्यूशन होता है जब हमारा वन नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है एंड वन नंबर ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट रहता है, देन द सॉल्यूशन विल फॉर्म्ड एज रेफर टू एज द बाइनरी सॉल्यूशंस, ठीक है। देयर इज ऑल्सो डिस्कशन अबाउट द टेरिशनरी सॉल्यूशंस। तो टेरिशनरी सॉल्यूशंस हमारे वो सॉल्यूशन होते हैं जब हमारा बेसिकली सॉल्वेंट 2 होते हैं और सॉल्यूट 1 होता है। फिर हमारे क्वाटरनरी सॉल्यूशंस आते हैं जब हमारा हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट 3 प्रेजेंट हो या सॉल्यूट 1 प्रेजेंट हो, ठीक, तब हमारे क्वाटरनरी सॉल्यूशन फॉर्म्ड होते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशंस आप समझ गए। बाइनरी सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जब हमारा एक कंपोनेंट सॉल्यूट का प्रेजेंट हो और एक कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट का प्रेजेंट हो, तब हमारा जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन से रेफर्ड कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हमारे कितने टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। तो हमारे बेसिकली सॉलिड सॉल्यूशंस भी हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशंस भी हो सकता है, और गैसियस सॉल्यूशंस होता है। तो गैसियस सॉल्यूशंस हमारे बेसिकली अगेन 3 टाइप्स के होते हैं। जब हमारा गैस सॉल्यूट होगा और गैस सॉल्वेंट होगा, ठीक है, जैसे हमारी मिक्सचर ऑफ गैसेस होगी, जैसे हमारे इसका बेस्ट एग्जांपल है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हमारी कई सारी हमारी गैसेस प्रेजेंट रहती हैं। वो हमारी ऑक्सीजन भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, ठीक है। तो इनका जो मिक्सचर होता है उसको हम रेफर कर रहे होते हैं गैसेस सॉल्यूशन से। जब हमारा सॉल्यूट भी गैस होगा और सॉल्वेंट भी गैस होगी तब हमारा जो है गैसेस सॉल्यूशन फॉर्म्ड हो रहा होगा, ठीक है। अब इसका एक और टाइप है कि हम जब यहाँ पे सॉल्यूट ले ले लिक्विड और सॉल्वेंट ले ले गैस, ठीक है। तो जैसे गैसेस सॉल्यूशंस में क्या रहता है कि सॉल्वेंट हमारा फिक्स्ड रहता है। सॉल्वेंट जो हम लेंगे वो हम गैस ही कंसिडर कर रहेंगे, लेकिन सॉल्यूट को हम चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। अगर हमने सॉलिड ले लिया है
तो इसका एग्जांपल है हमारा कैम्फर। तो कैम्फर को हम जब जलाते हैं तो उसमें से जो गैस रिलीज़ होती है वो हमारी नाइट्रोजन गैस रिलीज़ हो रही होती है। ठीक, ये आप देख लेना लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ये आप अब समझ गए होंगे कि लिक्विड सॉल्यूशंस में जो हम सॉल्वेंट लेंगे वो हमारे फिक्स्ड रहेंगे और जो सॉल्वेंट हम ले रहे होंगे वो होंगे हमारे लिक्विड। सिमिलरली ये हमारा वर्क कर रहा होगा सॉलिड सॉल्यूशंस के लिए। सॉलिड सॉल्यूशंस में जो सॉल्वेंट लेंगे वो हम सॉलिड कंसिडर्ड करेंगे। ठीक, तो ये हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल की, जैसे हमारा ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर हो गया, इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर हो गया, ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये हमारा एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड का। ठीक, अब इसके बाद हमारी कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि आपने ये मोल्स चैप्टर में भी पढ़ी होंगी कि हमारा वेट परसेंटेज क्या है। ठीक है, वेट परसेंटेज को हम बेसिकली मास परसेंटेज से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मास परसेंटेज में हम क्या लेंगे, मास परसेंटेज में हम कंपोनेंट ले रहे होंगे, हम बेसिकली सॉल्यूट का कंपोनेंट लेंगे और डिवाइडेड बाय कर देंगे सॉल्यूशन से। ठीक है, तो एक कंपोनेंट हम कंसिडर करेंगे, उसको सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे तो और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि यहाँ पे हमारी बात हो रही है परसेंटेज में, तो हम जो है 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। और ये हमारा सभी टर्म के लिए एप्लीकेबल हो गया, वेदर इट इज़ द वॉल्यूम परसेंटेज, whether it is the mass percentage or we described as the mass by volume percentage। ठीक है, तो कितनी भी टर्म्स होगी उन सभी के लिए हम जो है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन डिफरेंस हमारा तब आता है जब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स पर मिलियन में। तो पार्ट्स पर मिलियन में एक हमारी ऐसी टर्म है जिसके अंदर जो है हम 100 नहीं लेकर के 10⁻⁶ कंसिडर करेंगे। ये हम आगे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझेंगे कि मास परसेंटेज हमारा रिप्रेजेंट करता है W/W से, जिसको हम वेट परसेंटेज भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है हम कंपोनेंट लेते हैं मास का और सॉल्यूशन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तब हमारा जो ऑब्टेन्ड होता है परसेंटेज वो हमारा मास की टर्म में हमारा परसेंटेज कंक्लूड हो करके आ रहा होता है। ठीक, सिमिलरली हमारा वर्क करता है वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारी बात हो रही है परसेंटेज की, तो 100 हम सभी में कंसिडर करेंगे, चाहे वो मास परसेंटेज हो या फिर वॉल्यूम परसेंटेज हो। ठीक है, सिमिलरली हमारे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हम पहले ले रहे होंगे मास, यानी मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे W से, फिर ले रहे होंगे हम वॉल्यूम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। तो हमारा जो फॉर्मूला फॉर्मड होगा वो हमारा W/V की टर्म्स में फॉर्म्ड होगा। ठीक, ये आप देख लेना, इसको हम यूज करते हैं मेडिसिन के अंदर, फार्मेसी के अंदर जो हम यूज करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को। ठीक है, फिर आता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो हम 100 नहीं कंसिडर करके हम जो है 10⁻⁶ को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो 10⁻⁶ कंसिडर करते हैं, तब हमारा पार्ट्स पर मिलियन फॉर्म्ड होता है। पार्ट्स पर मिलियन फॉर्म्ड होने के लिए हमको रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने भी हमारे पार्ट्स प्रेजेंट हैं उनका टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को कंसिडर करते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन में। ठीक है, और यहाँ पे जो है 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केवल बस यही एक डिफरेंस है जो हमारा सेपरेट करता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को, मास परसेंटेज को, वॉल्यूम परसेंटेज को पार्ट पर मिलियन से। ठीक, तो पार्ट पर मिलियंस में जो है हम 10⁻⁶ कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन आपने मोल चैप्टर के अंदर भी पढ़ा होगा, जिसमें हम जो है डिस्कस करते हैं मोल फ्रैक्शन यदि निकालना है हमको बाइनरी मिक्सचर का। अब बाइनरी मिक्सचर क्या होते हैं? बाइनरी मिक्सचर होते हैं जिसके अंदर हमारा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है और 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट रहता है। ये जब मिक्सचर हमारा फॉर्म होता है उसको हम रेफर कर रहे होते हैं बाइनरी मिक्सचर से। तो इसके यदि हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ए, यानी कि हमारे सॉल्यूट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है। देन नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से मोल्स आएंगे? सॉल्यूशन के अंदर हमारे मोल्स आ रहे होंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हम जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे मोल्स फ्रैक्शन से। अब यदि हमको सॉल्यूशंस के हमें मोल्स फ्रैक्शन लिखने हैं तो सॉल्यूशंस के मोल फ्रैक्शन लिखने के लिए वही सेम वर्क करेंगे जो हम पहले कर रहे थे। ठीक है, पहले लिखेंगे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, देन हम लिखेंगे
टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, और यदि हमें इसको जो है टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की टर्म में प्रेजेंट करना है तो हम समेशन लगा देंगे। समेशन एक हमारा मैथमेटिकल टर्म है जो कि यूज्ड बताता है कि यहाँ पे जो हम समेशन कर रहेंगे वो हम nth नंबर टर्म्स तक का समेशन कर रहे होंगे। ठीक, तो ये हमको रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारा है कि गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि जो जितने भी हमारा सम है मोल फ्रैक्शन का वो हमेशा यूनिटी आता है, चाहे आप जो है बाइनरी सॉल्यूशन कंसिडर करें, टर्शनरी सॉल्यूशन कंसिडर करें, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन कंसिडर करें, इन सब का जितना भी मोल्स फ्रैक्शन आएगा वो निकल करके हमारा 1 की टर्म में आ रहा होगा, जिसको हम यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ टर्म्स थी जो कि हमारी रिप्रेजेंट करती हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को। ठीक, तो यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की टर्म कंप्लीट हो जाती हैं। इसमें आपकी जो है बेसिकली 5 टर्म है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन और मोल फ्रैक्शन। मेन पॉइंट ये है इसमें ध्यान रखने का कि मास परसेंटेज में हम जो है वेट और वेट बाय वेट के अंदर मेजर कर रहे थे, वेट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूट लेते हैं डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन लेते हैं। वेट वॉल्यूम परसेंटेज में हम केवल वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में पहले हम वेट कंसिडर करेंगे, फिर हम वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर रहेंगे हम 100 से। पार्ट्स पर मिलियन में हमारी एक इंपॉर्टेंट टर्म निकल करके आती है, यहाँ पे हम 100 कंसिडर नहीं कर करके 10⁻⁶ को मल्टीप्लाई करते हैं 100 की जगह। ठीक, और फाइनली आता है हमारा मोल फ्रैक्शन, जिसमें हमने डिस्क्राइब किया कि मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का कैलकुलेट करने के लिए हमको जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, टोटल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स हमारा रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे हमारे सॉल्यूट भी आ रहे होंगे और सॉल्वेंट के मोल्स भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। इसके बाद हमारे ये न्यूमेरिकल्स हैं, इंडेक्स क्वेश्चन। ठीक है, ये आप देख लेना, काफ़ी आसान से हैं। इसमें जैसे कि हमको फाइंड आउट करना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना कंसिडर्ड निकल कर के आएगा। ये हमारा एग्जाम्पल 1.1 है। इसमें हमको इथाइलिन ग्लाइकोल किया है सॉल्यूशंस का, जो कि हमारा कंटेनिंग कर रहा है 20% ऑफ दी C2H6O2 बाय मास। अब यहाँ पे मास टर्म लिखा है तो हम जो भी डिस्कस करेंगे केवल मास परसेंटेज की टर्म में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे हमको बताना है कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन आप समझ गए होंगे, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम कंपोनेंट, जो हमारा कंपोनेंट यूज हुआ है उसके मोल्स लिखते हैं। ठीक है, डिवाइडेड करते हैं जो हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशंस के अंदर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो था रिगार्डिंग हमारा मोल्स ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल लिखने के लिए। फिर सिमिलरली वर्क करेंगे हम मोल्स ऑफ वाटर को लिखने के लिए। मोल्स ऑफ वाटर को हम पहले निकालेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज में। कैसे निकालते हैं? यदि हमारे वेट बाय वेट परसेंटेज में हम ऐसे लिखते हैं वाटर को कि हमारा जो है वाटर का कितने हमारे बेसिकली वो होता है एटॉमिक मास, तो 16 हो जाएगा हमारा O2 का और 2 मोल्स हो जाएंगे हाइड्रोजन के। तो हम 18 ग्राम मोल लीटर माइनस से डिवाइड कर देंगे। फाइनली मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम जो है रिप्रेजेंट कर देंगे मोल्स ऑफ दी C2H6O2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक, अब मोल्स ऑफ हमें निकालना है मोल्स फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया था कि मोल्स फ्रैक्शन निकालने के लिए जितना भी हमारा समेशन आता है मोल्स फ्रैक्शन का वो हमारी यूनिटी की टर्म में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी या चाहे हम इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन ले लें या हम खाली वाटर का सॉल्यूशन कंसीडर कर लें, इनका जब भी हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे होंगे वो हमारा 1 के इक्वल आएगा। तो यदि हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया है इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो वाटर के कैलकुलेट करने के लिए हम 1 से माइनस कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा वाटर का 1 माइनस 0.068, जो कि हमारी फाइनली वैल्यू आ रही होगी 0.932 के इक्वल। ठीक, नेक्स्ट टर्म आती है हमारी मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी हमको रिप्रेजेंट करती है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर में हमारा कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है और उसको जो है हम डिवाइड करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट से। ठीक है, तो जैसे कि हमने एग्जांपल कंसिडर किया, यहाँ पे हमारा गिवन है कि 0.25 हमारे मोल लीटर इनवर्स गिवन है
तो ये हमारे को रिप्रेजेंट करेगा कि 0.25 m। m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? m रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैरिटी को, और मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी हमारी रिप्रेजेंट करती है कंसंट्रेशन को, ठीक है, यानी कि कितने अमाउंट में हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट है NaOH का इन 1 लीटर के अंदर, ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि यहाँ पे इसका मतलब यही है कि 0.25 m सॉल्यूशन ऑफ NaOH है, तो इसका मतलब है कि 0.25 मोल हमारे NaOH के प्रेजेंट हैं जो कि डिसॉल्व्ड हो रहे हैं 1 लीटर के अंदर, ठीक। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी बेसिकली मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हमारे को रिप्रेजेंट करता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय दी मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट को हम जो है लेते हैं 1 kg के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे प्रेजेंट है कि 1 मोल kg इनवर्स सॉल्यूशन के अंदर KCl के प्रेजेंट है, यानी कि हमारी 1 मोलैलिटी प्रेजेंट है KCl सॉल्यूशन की। इसका मतलब है कि हमारे 1 मोल ऑफ KCl प्रेजेंट हो रहे होंगे जो कि हमारे 1 kg ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे इसका मतलब है कि 1 m सॉल्यूशन ऑफ KCl का मतलब क्या है? 1 m ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KCl का मतलब है कि 1 मोल ऑफ KCl। अब KCl ये हमने, ये जो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल, ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? तो क्लोरीन को आप जानते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं 35.5 से, प्लस हम जो है पोटेशियम के हम यहाँ पे मास लिख रहे होंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा 74.5 ग्राम आएगा जो कि डिसॉल्व हो रहा है 1 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग हमारी टॉपिक जो जिसके अंदर हमने वेरियस टर्म डिस्कस करी, मास परसेंटेज डिस्कस किया, वॉल्यूम परसेंटेज डिस्कस किया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया कि पार्ट्स पर मिलियन कैसे लिखते हैं, फिर हमने मोल फ्रैक्शन डिस्कस किया, देन वी डिस्कस अबाउट द टर्म ऑफ द मोलैरिटी, ऑल्सो वी डिस्क्राइब द टर्म ऑफ द मोलैलिटी। फिर अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो कि सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड है, यानी कि हम जो है किसी भी सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी हमारी वो टर्म होती है जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सॉल्वेंट के अंदर हमारा कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व्ड हो सकता है, या फिर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारा मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व्ड हो सकता है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्युबिलिटी से, ठीक। अब सॉल्युबिलिटी हमारी अगेन जैसे सॉल्युबिलिटी हमने डिस्कस किया था कि हमारा यदि सॉल्युबिलिटी हमारी सॉलिड इन लिक्विड भी हो सकती है, गैस इन लिक्विड भी हो सकती है, लिक्विड इन सॉलिड भी हो सकती है, तो डिफरेंट टाइप्स की हमारी सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। तो जैसे हमने बात की थी कि गैसियस सॉल्यूशन है, अब गैसियस सॉल्यूशंस के अंदर हमारे 3 टाइप्स के सॉल्यूशन प्रेजेंट थे। एक हमने लिया था, कंसिडर्ड किया था गैस इन गैस, देन हमने कंसिडर्ड किया था गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, फिर हमने कंसिडर्ड किया था सॉलिड इन गैस, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे गैसियस सॉल्यूशन है, सिमिलरली यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी के अंदर भी जैसे गैसियस सॉल्यूशंस में हमारा सॉल्वेंट कांस्टेंट रहता था, सॉल्वेंट चेंज नहीं होता था। यदि हम गैसियस सॉल्यूशंस ले रहे हैं तो सॉल्वेंट हमारा हमेशा गैस ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं हम सॉलिड इन लिक्विड के अंदर, तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट जो है वो हमारा लिक्विड होगा और सॉल्यूट हमारा सॉलिड होगा, ठीक है। तो इन दोनों की जब हमारा बेसिकली मिक्सिंग होती है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की, वो हमको सॉल्यूशन फॉर्म्ड करेगी, ठीक। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब हमारे मिक्स हो रहे होंगे आपस में तो वो हमारा सॉल्यूशन को फॉर्म कर रहेंगे, ठीक है। ये हमारी है बेसिकली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉलिड इन लिक्विड। अब बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। जब हमारी गैस हमारी लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हो रही होगी तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है वो एज अ वर्क कर रहा होगा लिक्विड और सॉल्यूट हमारा वर्क कर रहा होगा गैस। इसमें एक टर्म आती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे टर्म आती है हेनरीज कांस्टेंट। तो हेनरीज कांस्टेंट कहाँ पे गिवन था? जब हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो वहाँ पे हमारा हेनरीज लॉ गिवन था, जहाँ पे मैंने आप बताया था कि हेनरीज लॉ क्या होता है। हेनरीज लॉ हमारा शो करता है कि हमारे जो बेसिकली हम मोल फ्रैक्शन कंसिडर करेंगे, ठीक है, गैस सॉल्यूशन के अंदर, वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे होंगे पार्शियल प्रेशर के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये हमको रिप्रेजेंट करता है हेनरी सॉल्यूशन। हेनरी सॉल्यूशन होता है
मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस जो है वेपर फेज में वो हमारा प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन के। हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ रहा होगा, उसी कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं KH से। KH हमको रिप्रेजेंट करता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट से। ठीक है, तो KH क्या है, KH हमको रिप्रेजेंट कर रहा है और बल्कि शो करता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट को। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हमने बेसिकली ये बीकर बनाए हुए हैं जिसमें हमने जो है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बताया है, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पे जो हमारे इनिशियल मोल्स थे जिनको आप बेसिकली मॉलिक्यूल्स भी कंसिडर कर सकते हो, गैस के पार्टिकल भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे हमारा वेट रखा था। ठीक है, तो वेट रखा था तो ये यहाँ पे जो इनके बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी जो ये यहाँ पे फोर्स प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब वेट बढ़ जाने से, पिस्टन के ऊपर वेट बढ़ जाने से जो हमारे गैस पार्टिकल्स हैं वो हमारे कॉम्पैक्ट नेचर में आ जाएंगे, यानी कि उनके अंदर जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यही हमको रिप्रेजेंट करता है हेनरीज लॉ से। जब हमारा वेट कम था पिस्टन के ऊपर तब हमारे गैस के पार्टिकल्स जो हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे कैसे थे, हमारे डिस्टेंस अपार्ट थे, यानी कि वो दूर दूर पे प्रेजेंट हो रहे थे। उनके बीच की जो बॉन्डिंग थी गैसियस मॉलिक्यूल की वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लेकिन जब हमारा वेट बढ़ जाएगा वो उनके अंदर कंप्रेशन आ जाएगा तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही होगी। यही हमको रिप्रेजेंट कर रहा है ये फिगर। ठीक है, तो हेनरीज लॉ आप समझ गए। हेनरी लॉ हमारा बताता है कि पार्शियल प्रेशर जो गैस है वेपर फेज के अंदर वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा होगा मोल फ्रैक्शन से। और मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन सबसे पहले सॉल्यूट का निकालना है, फिर हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन कंसिडर करेंगे। अब जब हम किसी भी बाइनरी मिक्सचर के अंदर मोल फ्रैक्शन लिखते हैं तो उसकी वैल्यू होती है हमारी यूनिटी के इक्वल, दैट इज़ दी हमारी 1 के इक्वल। ठीक, तो ये था रिगार्डिंग हमारा हेनरीज लॉ। अब ये जो है यहाँ पे हमारा कुछ जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि हेनरीज लॉ किस किस पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि हमारा KH की वैल्यू है तो यहाँ पे भी देख के आप समझ सकते हैं क्योंकि रिलेशन हमारा मोल फ्रैक्शन का और पार्शियल प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमने जो है यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया है तो हमारा जो हेनरीज लॉ है वेपर फेज़ के अंदर पार्शियल प्रेशर को बढ़ाने में जो है हमारी KH की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, KH की वैल्यू को हम डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो P है इसकी वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रही होगी। ठीक, तो ये यहाँ पे हमारी कुछ बताई गई हैं टर्म्स के अंदर, थ्योरी के अंदर, ये आप पढ़ लेना। फिर आता है हमारा बेसिकली रॉयल्स लॉ। अब रॉयल्स लॉ क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो रॉयल्स लॉ हमारा टाइप है कि जब भी हम जो है बेसिकली वेपर प्रेशर के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन लेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा वो भी हमारा लिक्विड रहेगा और जो सॉल्वेंट हमारा प्रेजेंट रहेगा वो भी हमारा लिक्विड रहेगा। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो हमारे सॉल्यूशन को फॉर्म्ड करेंगे वो दोनों हमारे यहाँ पे लिक्विड हो रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम रॉयल्स लॉ के अंदर बेसिकली देखते हैं कि रॉयल्स लॉ के अंदर हमारा क्या गिवन है। तो रॉयल्स लॉ हमारा बताता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो जो भी हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम जो है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक हम जो है यहाँ पे टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं P1 नॉट। P1 नॉट है हमारी वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं P1 नॉट। सिमिलरली ये तो था रिगार्डिंग हमने यदि एक कंपोनेंट ले लिया। अब जो है हम दूसरा कंपोनेंट कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे हमारा P2 कंसिडर करेंगे। P2 हो जाएगा सिमिलरली वेपर प्रेशर। ठीक है, X2 हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन और P नॉट हो जाएगा हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2।
ठीक। देन हम इसको एडिशन कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को। जैसे हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई P1 इजिकल टू P1 नॉट x1। सिमिलरली हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी P2 इजिकल टू P2 नॉट इंटू x2। अब हम इसको जो है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की मदद से हम इसकी जो है इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बताता है? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमारा बता रहा होता है कि हम जो है किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर टोटल प्रेशर कैसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, वो हमारा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बताता है। तो पी टोटल लिखने के लिए हम एडिशन करेंगे P1 प्लस P2 का। तो यहाँ से हमारा x1 P1 नॉट प्लस x2 P1 नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारी मोल फ्रैक्शन है। अब मोल फ्रैक्शन मैंने आपसे बताया था, मोल फ्रैक्शन किसी भी बाइनरी सॉल्यूशंस के अंदर, क्वाटरनरी सॉल्यूशंस के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होती है वो हमारी यूनिटी के इक्वल होती हैं। यदि हम यहाँ पे x1 को कंसिडर कर लें, x1 प्लस x2 हमारी यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारा मोल फ्रैक्शन होगा x1 प्लस x2 हमारा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस x2। ठीक है, तो यहाँ से हमने वही पुट किया है। तो 1 माइनस x2 P1 नॉट प्लस x2 इंटू P2 नॉट। फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी हमारी P टोटल की P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। ये आ जाएगी हमारी रॉल्स लॉ की इक्वेशन। ठीक है, रॉल्स लॉ की इक्वेशन ड्राइव की हमने विद द हेल्प ऑफ द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की मदद से, जहाँ पे हमने डिस्कशन देखा था मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन के अंदर हमने डिस्कशन देखा था कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन है वो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर वो एक यूनिटी के इक्वल आ रहा होता है। ठीक, ये आप देख लेना, ये हमारा ग्राफ है। ग्राफ हमारा कंसिडर्ड हुआ है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो सबसे पहले जो हमारे इनिशियल मोल फ्रैक्शन थे वो हमारे 0 थे, फिर वो बढ़ करके हमारे 1 के इक्वल हुए। तो हमारा ग्राफ कैसे आएगा? वो कुछ इस टाइप का आएगा, वो इंक्रीजिंग नेचर का आ रहा होगा। फिर हमारे बेसिकली ग्राफ है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे इनिशियल मोल्स यदि 1 है, ठीक है, और वो डिक्रीजिंग हो करके 0 के हुए, तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का आ रहा होगा। ठीक है, डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ आएगा। अब यहाँ पे थ्योरी में लिखा गया है कि हमने ग्राफ को प्लॉट किया है P1 और P2 के बीच में, और वो हमारी मोल्स फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो हमारा लीनियर ग्राफ आएगा। ठीक है, x1 x2 हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1, x2 हमको रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2, P टोटल हमको रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल वेपर प्रेशर से, जो कि हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की मदद से लिखा है। P1 नॉट आप जानते हैं, P2 नॉट आप जानते हैं। P1 नॉट है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 और P2 नॉट है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 2। ठीक, तो ये था रिगार्डिंग हमारा रॉयल्स लॉ। अब रॉयल्स लॉ के अंदर हमारा रॉयल्स लॉ की जो एप्लीकेशन है वो डिस्क्राइब करने के लिए है आइडियल सॉल्यूशंस को और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को। तो हमारी जो रॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन है वो हमारी बताती है कि हम जब भी आइडियल सॉल्यूशन लिखेंगे या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिखेंगे, वो हमारी रॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन है। कैसे है एप्लीकेशन, आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा कोई भी आइडियल सॉल्यूशंस होगा तो बताया, जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर भी बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन हमारा वो सॉल्यूशन होता है जो कि रॉयल्स लॉ की एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में फॉलो कर रहा होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो हमारा रॉयल्स लॉ को ओबे करता है। इसके अंदर जो है हमारा डेल्टा H मिक्सिंग और हमारा डेल्टा V मिक्सिंग हमारी 0 होती है। डेल्टा H मिक्सिंग क्या है? डेल्टा H मिक्सिंग हमको रिप्रेजेंट कर रही है एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी चेंज जो होगा हमारा सॉल्यूशन के अंदर वो हमारा 0 के इक्वल होगा। सिमिलरली वॉल्यूम मिक्सिंग जो हमारी चेंज होगी वो भी हमारा सॉल्यूशन के अंदर 0 के इक्वल आएगी। अब आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर जो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है, जैसे कि हमने AA ले लिया और BB ले लिया, तो बाइनरी सॉल्यूशंस में जो हमारा
प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमारा ए बी टाइप का फॉर्म्ड होगा, जैसे कि हमारे रिएक्टेंट्स हो गए। अब जैसे हमने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी बात की थी, क्या बात की थी कि रिएक्टेंट्स के मोल्स हमारे यूज्ड होते हैं प्रोडक्ट के मोल्स को फॉर्म्ड कराने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे हमने रिएक्टेंट्स के अंदर जो हमने लिए हैं वो हमने लिए हैं ए, ठीक है। ए हमारे मोल्स जो हैं ये हमारे बॉन्डिंग हो रही होगी रिएक्टेंट्स के अंदर। सिमिलरली सिमिलर टाइप ऑफ दी बॉन्डिंग फॉर्म्ड हो रही होगी बी की। देन हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होके आएगा फॉर्मेशन वो हमारा ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन का आ रहा होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होंगे ए के बीच में और बी के बीच में वो हमारे इक्वल हो रहे होंगे ए बी के बीच में। वो क्यों इक्वल होंगे? वो इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि हमारा सॉल्यूशन एक आइडियल सॉल्यूशन है। जितने मोल्स हमारे रिएक्टेंट्स के अंदर प्रेजेंट थे उतने मोल्स ही हमारे प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसका मतलब है। फिर आता है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारा वो सॉल्यूशन होता है जो कि हमारा रॉयल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारा अगेन टू टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है हमारा नेगेटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है ये हम जो है ग्राफ की मदद से समझेंगे। यहाँ पे हमको ग्राफ गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे ग्राफ है, जैसे कि हमारा वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ है। इनिशियली हमारे x1 मोल थे वो हमारे डिक्रीज़ होके हुए, तो ये हमारे मोल फ्रैक्शन के अंदर जो मोल्स हैं वो हमारे डिक्रीज़ क्यों हो रहे हैं? वो हमारे डिक्रीज़ इसलिए हो रहे हैं इनिशियली ताकि जो है रिएक्टेंट के मोल कंज्यूम हुए और प्रोडक्ट के मोल्स हमारे फॉर्मेशन हो रहे हों, ठीक है। फिर हमारे हम जैसे कंसिडर करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी हमने क्या पढ़ा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है हमारे प्रोडक्ट के मोल्स जो हैं फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं और रिएक्टेंट्स के मोल जो हैं कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं। सिमिलरली यदि हम कंपेयर करें सॉल्यूशन चैप्टर में तो यहाँ पे भी हमको जो गिवन है कि हमारे जो मोल फ्रैक्शन के मोल्स हैं वो हमारे ज़ीरो हो गए हैं फाइनली और प्रोडक्ट के मोल्स जो हैं वो हमारे फॉर्म्ड हो गए हैं, ठीक है। तो जब हमारे प्रोडक्ट के मोल्स फॉर्म्ड हो गए हैं तो हमारी लाइन कैसी आएगी, ठीक है। तो इनिशियली हमारी लाइन आ रही होगी कि हमारे 1 से 0 की तरफ जा रहा है तो हमारी लाइन आएगी डिक्रीजिंग नेचर की, ठीक है। यानी कि हमारी बेसिकली ये लाइन आ जाएगी डिक्रीजिंग नेचर की। फिर फाइनली हमारी इंक्रीजिंग नेचर की लाइन कब आएगी? जब हमारी 0 से 1 में फॉर्म्ड होगी तो ये हो जाएगी हमारी इंक्रीजिंग नेचर की लाइन। अब पॉजिटिव डेविएशन क्या शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन शो करता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो हमारा एक डेविएशन जो शो करेगा वो पॉजिटिव नेचर का शो करेगा। वो कैसे शो करेगा? जो हमारी ये रिप्रेजेंटेड डॉटेड लाइंस हैं इनके ऊपर से कुछ हमारा उठा हुआ कर जाएगा, ये हमको रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव डेविएशन से। अब नेगेटिव डेविएशन क्या शो करता है? यानी कि जो हमारे डॉटेड लाइन के हमको रिप्रेजेंटेशन है, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, इनसे जो है हमारा डाउनवर्ड टाइप में हमारा कर्व जाएगा, ठीक है। ये हमको रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव डेविएशन से। नेगेटिव डेविएशन के अंदर जो है हमारा बेसिकली क्या आता है कि हमारे पहले जो मोल्स हैं वो हमारे कंज्यूम होते हैं, फिर हमारे मोल्स जो हैं फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल सेम रहेगा, आप चाहे पॉजिटिव डेविएशन का ले लें या नेगेटिव डेविएशन का। पहले हमारे रिएक्टेंट्स के मोल कंज्यूम हो रहे होंगे, प्रोडक्ट के मोल फॉर्म हो रहे होंगे, लेकिन जो ग्राफ के अंदर वेरिएशन आता है वो ये आता है कि नेगेटिव डेविएशन में हमारा जो है ग्राफ जो है वो हमारा बिलो द डॉटेड लाइन आता है और पॉजिटिव डेविएशन में हमारा जो ग्राफ आता है वो अबव द डॉटेड लाइन आता है, ठीक। फिर ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं कि जैसे हमारा नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल जो हैं, नेगेटिव डेविएशन में हमारा बेसिकली क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल है जो कि एसीटोन के साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर रहा है। ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। फिर बात कर लेते हैं हम एजीट्रोप मिक्सचर की। तो एजीट्रोप्स क्या होते हैं? एजीट्रोप्स हमारे वो मिक्सचर होते हैं जो हमारे बेसिकली हम कह सकते हैं कि बाइनरी मिक्सिंग के अंदर हमारे लिक्विड की अमाउंट कितनी है और वेपर फेस की अमाउंट कितनी है वो हमारी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो एजीट्रोप मिक्सचर हमारे बाइनरी मिक्सचर के अंदर यूज्ड होते हैं और ये हमको बताते हैं कि सेम कंपोजिशन रहेगा लिक्विड का भी और वेपर फेस का भी एट पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक।
अब एजिट्रोप, तो यहाँ पे हमारे दो टाइप्स के एजिट्रोप होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप जो हमारे बेसिकली पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं वो हमारे मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप शो करते हैं, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव डेविएशन जो शो करेंगे वो हमारे मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप शो करेंगे। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन मैंने आपको समझा दिया। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जो हम ग्राफ लेते हैं वो हम एबव द डॉटेड लाइन ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हैं। और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन के अंदर जो हम ग्राफ प्लॉटेड करते हैं वो हम बिलो द डॉटेड लाइन कर्व प्लॉट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये तो था रिगार्डिंग हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप को। सिमिलरली जो हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप है वो हमको शो करता है नेगेटिव डेविएशन को। अब चाहे वो आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन हो या फिर हमारा नेगेटिव डेविएशन हो, ये दोनों के दोनों ही हमारे रॉयल्स लॉ को ओबे करेंगे, ठीक। रॉयल्स लॉ को ये ओबे करेंगे। और रॉयल्स लॉ कैसे लिखते हैं? रॉयल्स लॉ कैसे लिखते हैं मैंने आपको बता दिया। रॉयल्स लॉ हम लिख रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की मदद से, जहाँ पे हम पी टोटल को कंसिडर करते हैं, ठीक है। P1 नॉट को कंसिडर करते हैं, P2 नॉट को कंसिडर करते हैं। P1 नॉट होता है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1। सिमिलरली P2 नॉट होता है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 2, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है डिस्कशन का वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपसे बताया था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम चेंजेस देख रहे होते हैं, जैसे कि हमारा वेपर प्रेशर के अंदर जो चेंजेस आएगा, सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट के अंदर चेंजेस आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर चेंजेस आएगा, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। ये सारी की सारी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक। तो सबसे पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है वो हमारी आती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर के अंदर। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं P1, ठीक है। यहाँ पे हमने कंसिडर किया x1 इंटू P0, ठीक है। ये जो हमने बता दिया x1 क्या है, x1 हमको रिप्रेजेंट करेगा मोल फ्रैक्शन से, मोल फ्रैक्शन। P1 नॉट क्या है? P1 नॉट जो है हमारा बेसिकली ये हमको रिप्रेजेंट करेगा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1, ठीक है। तो ये हमको, ये आप समझ गए, x1 हमारा मोल फ्रैक्शन है, P1 नॉट हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 है। तो यहाँ से हमने चेंज लिखा। चेंज कैसे लिखते हैं? चेंज लिखने के लिए हम डेल्टा का यूज करते हैं, ठीक है। डेल्टा का हम टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। तो डेल्टा का टर्म इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लिख रहे होंगे डेल्टा P1 हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1, ठीक है, प्योर कंपोनेंट माइनस हमारा वेपर प्रेशर, ठीक है। इसको हम मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिख देंगे। मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? मोल फ्रैक्शन आप जानते हैं, किसी भी बाइनरी मिक्सचर का जो मोल फ्रैक्शन है वो हमारा क्योंकि यूनिटी के इक्वल आता है तो इसको हम 1 माइनस x1 के इक्वल रख देंगे। तो सिमिलरली फाइनली जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी हमारी डेल्टा P1 इज इक्वल टू x2 इंटू P1 नॉट। अब यहाँ से हम जो है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है तो इसके अंदर जो है हमारा लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर आ रहा होगा। और जो लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर है वो हमारा डिपेंड करेगा सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट सॉल्यूट के अंदर, ठीक है। जितना हमारा सम है मोल फ्रैक्शन का डिफरेंट सॉल्यूट के लिए उस पर ये डिपेंड करेगा। तो फाइनली हमारी इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा P1 नॉट डिवाइडेड बाई दी डेल्टा P1 नॉट, ठीक है। डेल्टा P1 डिवाइडेड बाई दी P1 नॉट इज इक्वल टू ए मोल फ्रैक्शन के इक्वल आ जाएगी। और मोल फ्रैक्शन किसके कंपोनेंट के इक्वल आएंगे? यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन आ रहे होंगे वो कंपोनेंट 2 के इक्वल आ रहेंगे, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। अब ये तो था हमने कि मोल फ्रैक्शन के अंदर हमने कैसे ड्राइव किया। तो मोल फ्रैक्शन के अंदर हम यदि रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर को ड्राइव करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय द P नॉट इज इक्वल टू x2। x2 हो जाएगी हमारी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2। अब यदि हमको इसको लिख लेते हैं हम वेट बाय मास परसेंटेज के अंदर, तो मास परसेंटेज मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि मास परसेंटेज के अंदर हम क्या लेते हैं। मास परसेंटेज के अंदर हम ले रहे होते हैं सॉल्यूट के कंपोनेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय द सॉल्यूशन के कंपोनेंट,
और जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट लेंगे वो हमारे टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट होने चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि वहाँ पे हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों ले रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से यदि हमको परसेंटेज निकालनी है तो। ठीक है, यहाँ पे हमको फ़िलहाल परसेंटेज नहीं निकालनी, तो यहाँ पे हम जो है मोल फ्रैक्शन से डिवाइड कर देंगे, N2/N1 से। और हमारा मोल्स क्या होता है, मोल्स आप जानते हैं। मोल्स निकालने के लिए हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला जो कि हमारे वेट पे बेसिस है, जो कि हमारा बताता है कि मोल्स हमारे इक्वल होते हैं गिवन वेट बाय दी मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और गिवन वेट को लिख सकते हैं हम W2 डिवाइडेड बाय दी M2। सिमिलरली डिवाइड बाय हो जाएगा हमारा W1/M1, इसको हम जो है रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा M1/W1 के। तो फाइनली हमने जो रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिखा वो हमारा, यदि हम मोल्स की टर्म में लिखें तो वो आ जाएगा हमारा P10 माइनस P1 इज इक्वल टू N2/N1 के इक्वल। ठीक है, और ये हमने N2 और N1 जो है, यदि हम इसके फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो फाइनली हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक, और ये आप मोल फ्रैक्शन के आपने पढ़ा होगा कि हम मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो है हम कंसिडर करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूट को और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली एक टर्म लेंगे TB हमको रिप्रेजेंट करेगी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन को। ये रही हमारी टर्म TB जो कि रिप्रेजेंट करेगी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सिमिलरली हम TB0 कंसिडर करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सब्सटेंस। यही सिमिलर प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी थी किसके अंदर, रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अंदर, जहाँ पे हमने पढ़ा था एक होता था टर्म हमारा P1 और एक होता था टर्म हमारा P10। फिर इन दोनों के अंदर हमने रिलेशन देखा था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, तो P1 और P10 हमने पढ़ाई थी टर्म रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के अंदर। सिमिलरली हमारी TB और TB0 आ जाएगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। अब इनके बीच के अंदर हम डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि चेंज ले लेंगे। चेंज जो आएगा वो हमारा हो जाएगा TB से, और TB होता है हमारा TB माइनस TB0। ठीक है, तो अब TB और TB0 हो जाएगा हमारा चेंज। इसी को हम कहते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमको रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन दी बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे TB है डेल्टा TB, ये हो जाएगा हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और ये कहाँ से ड्राइव हुआ TB, ये हमारा ड्राइव हुआ बेसिकली जो हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्यूट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन के बीच के अंदर चेंज से। चेंज जो कैसा आएगा, चेंज यहाँ पे हमारा इंक्रीज़ आएगा। ठीक है, जैसे कि आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हो। सबसे पहले हमने जो है सॉल्वेंट का ग्राफ बनाया, ये हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। फिर हमने ग्राफ बनाया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट को हम डिस्क्राइब करेंगे TB0 से। TB0 हो जाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और और हमारा TB हो जाएगा बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। इन दोनों के बीच में जो चेंज आएगा, और वो चेंज कैसा आएगा आप यहाँ से देख सकते हो। ये जो चेंज आया, ये चेंज हमारा इंक्रीजिंग नेचर का है, यानी पहले जो चीज़ हमारी सॉल्वेंट के पास वो यहाँ पे थी इस पॉइंट के अंदर, फिर फाइनली वो इस ग्राफ में इंक्रीज़ होके इस पॉइंट तक आई, तो इसके अंदर पॉजिटिव चेंज आया, यानी कि जो चेंज आया वो हमारा इंक्रीजिंग नेचर का आया। उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से, जिसकी वैल्यू होती है हमारी डेल्टा TB। ठीक, अब जो यहाँ पे फैक्ट्स हैं कि जैसे कि हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TB से, वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलल कंसंट्रेशन से।
ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, मोलर कंसंट्रेशन को यदि हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारी एक यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KB से। KB हो जाएगी हमारी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको हम इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो KB क्या है, KB के 3 नाम हैं। तो KB का एक नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ द वेट परसेंटेज। तो जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को वेट परसेंटेज की टर्म में, जहाँ पे हमने मोल्स फ्रैक्शन मोल्स का यूज़ किया था। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वेट के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारी डेल्टा TB की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारी गिवन वेट बाय द मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बाय द मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट जो है यहाँ पे हमारा हमने कंसिडर कर लिया है 1000 के अंदर, क्योंकि हमारा ये प्रॉपर एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने M1 की वैल्यू यहाँ पे 1000 के अंदर ले ली है। अब ये हमने पढ़ा भी था कि जैसे कि हमारा कोई भी हमारा बाइनरी सॉल्यूशंस है उसके अंदर किसी भी हमको मोल फ्रैक्शन कंसिडर करना है तो वो हमारा यूनिटी के इक्वल होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम डेल्टा KB की वैल्यू लिख देंगे, डेल्टा TB की वैल्यू आ जाएगी KB इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। अब ये जो फॉर्मूला है डेल्टा TB का, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज्ड हो रहा होगा, ठीक है। जहाँ पे आपको जो है ड्राइव पूछ सकता है या तो आपको डेल्टा यहाँ से KB की वैल्यू पूछ सकता है कि KB बताइए कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। या फिर आपके अंदर चेंज पूछ सकता है। चेंज किसके अंदर, चेंज पूछेगा वो बेसिकली एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, जिसको हम डेल्टा TB से मेंशन करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये है हमारा बेसिकली यही क्वेश्चन है 1.7। तो इसके अंदर क्या पूछा है, इसके अंदर आपको गिवन है कि KB की वैल्यू तो गिवन है, ठीक है। और इसके अंदर पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर। तो जैसा कि मैं अब आपको बता रहा था चेंज इन टेम्परेचर पूछा है यहाँ पे, यानी कि डेल्टा TB की वैल्यू पूछी है। तो डेल्टा TB की वैल्यू को पूछने के लिए आपको जो अप्लाई कर देना है फॉर्मूला, वो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। फाइनली जो हमारी इक्वेशन निकल करके आ रही होगी वो इस फॉर्मूले की मदद से आ जाएगी, ठीक। फिर हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, थर्ड प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कंसिडर करेंगे। अब बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हम कंसिडर कर रहे थे दैट इज़ दी TB से, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट है तो हम TB से रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट है तो TF से रिप्रेजेंट करेंगे। वही सेम वर्क करेंगे जो हम पहले कर रहे थे कि यहाँ पे हम पहले कंसिडर करेंगे डेल TF0, ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दी प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, फिर हमने कंसिडर किया TF, ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और फिर हमने देखा कि चेंज कितना आया। यहाँ पे जो अब चेंज आएगा वो हमारा डिक्रीजिंग नेचर का आएगा और वो इक्वल हो जाएगा डेल्टा TF के, और ये हमको हो जाएगा फाइनली इक्वल TF0 माइनस TF से, ठीक है। अब ये चेंज हमारा नेगेटिव कैसे आया, ये हम जो है ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है, पहले हमारा सॉल्वेंट का ग्राफ है, ठीक है। फ्रोज़न सॉल्वेंट, सॉरी पहले हम लेंगे लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ। अब लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ है, फिर हमने ग्राफ कंसिडर किया सॉल्यूशन का, ठीक है। तो लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ हमारा ये है, सॉल्यूशन का ग्राफ हमारा यहाँ तक है। इन दोनों के बीच में जो चेंज है, ये चेंज हमको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रोज़न सॉल्वेंट से। और ये जो चेंज है ये कैसा आया, यानी कि पहले पॉइंट हमारे यदि ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ की मदद से ये जो पॉइंट है हमारा A से B हमारा लेफ्टवर्ड ग्राफ जा रहा है, ठीक है, लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो चेंज जो आएगा वो हमारा डिक्रीजिंग नेचर का आएगा, ठीक है। यदि ये ग्राफ हमारा राइटवर्ड डायरेक्शन में जाता तब हमारा चेंज कैसा आता, तब हमारा इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ आता,
ठीक है, ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारा डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है। सिमिलरली ये मैंने आपको बता दिया कि टी एफ क्या होती है, टी एफ नॉट क्या होती है और डेल्टा टी एफ क्या होती है। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ है हमारी डिप्रेसिंग इन द फ्रीजिंग पॉइंट, और ये हमारी बेसिकली जो चेंज आया है ये हमारा डिक्रीजिंग नेचर का आया है डेल्टा टी एफ के अंदर। अब जो है हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन दी फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ को। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो कि हमारा रॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। अब रॉयल्स लॉ के अंदर हमने कुछ टर्म देखी थी आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए कि डेल्टा एच मिक्सिंग है या फिर डेल्टा वी मिक्सिंग है, वो दोनों की दोनों हमारी वैल्यू जो है वो हमारी ज़ीरो के इक्वल आ रही होंगी। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर डेल्टा एच मिक्सिंग, जिसको हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ द मिक्सिंग, ठीक है, और डेल्टा वी मिक्सिंग होती है वॉल्यूम चेंज इन मिक्सिंग, वो हमारी ज़ीरो के इक्वल आ रही होती है। ठीक है, तो वो होता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, अब ये हमारा जो है आइडियल सॉल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगी जिसको हम kf से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो kf हो जाएगी हमारी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक, केफ हो जाएगी हमारी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो कि हमारी, अब ये कुछ जैसे पॉइंट्स हैं ये हम किस किस पे डिपेंड करेगी, ये बहुत आसान से सवाल बनते हैं यहाँ से। जैसे कि हमने के एफ़ की वैल्यू बढ़ा दी तो डेल्टा टी एफ़ के अंदर कैसा चेंज आएगा ये पूछा गया है। तो डेल्टा टी एफ़ के अंदर हमारा पॉजिटिव नेचर का चेंज आएगा, के एफ़ की वैल्यू बढ़ाएंगे तो, के एफ़ की वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे तो डेल्टा टी एफ़ के अंदर नेगेटिव चेंज आएगा। ठीक है, अब ये हमने जो रिप्रेजेंट किया, अब इसका अगेन एक फॉर्मूला है डेल्टा के बी का। ठीक है, ये तो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की टर्म में है, इसको रहने देते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है डेल्टा टी एफ़ का वो ये है कि डेल्टा टी एफ़ की वैल्यू वो हमारी इक्वल होती है के एफ़ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई दी M2 इंटू M1। ठीक, ये हमने बेसिकली मोलैलिटी की टर्म में जो है सब्स्टिट्यूट करी है वैल्यू, और फाइनली हमने जो है डेल्टा टी एफ़ की वैल्यू ड्राइव की है। डेल्टा टी एफ़ क्या है यहाँ पे हमारा, डेल्टा टी एफ़ है हमारा डिप्रेशन इन दी फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, ये थी रिगार्डिंग हमारी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ दी, जो कि हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो हम टर्म यूज़ करेंगे वो हम टर्म यूज़ करेंगे पाई। ठीक है, तो ऑस्मोटिक टर्म प्रेशर के लिए हम पाई टर्म यूज़ करेंगे। अब ये कैसे आती है ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जैसे सॉल्यूशन लिया, ये हमारा सॉल्यूशन है और ये सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्वेंट के अंदर हमने कुछ प्रेशर लगाया और हम सॉल्यूशन पे भी कुछ प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम PATM प्रेशर लगा रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो यहाँ पे और यहाँ पे हम ये सॉल्यूशन के अंदर PATM प्लस पाई, ठीक है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी लगा रहे हैं। बीच में हमारी तो एक तरफ से हमारा यहाँ से हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि अपवर्ड से हमारा फोर्स लग रहा है, और यहाँ से हमारा फोर्स लग रहा है तो गैस यानी कि पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूशंस के, लिक्विड सॉल्यूशन के, वो इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो बीच में एक मेम्ब्रेन फॉर्म होती है, ठीक है, यानी जिसको हम कहते हैं बाउंड्री। तो बीच में जो बाउंड्री फॉर्म होती है उसको हम जानते हैं SPM से। SPM क्या है, SPM है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जब भी ये हमारी और जो सॉल्वेंट, इसमें ध्यान रखना है एक कॉन्सेप्ट आता है रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर का, वो जनरेट होता है कि जब भी हम जो है सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तब जो हमारी बेसिकली यानी कि ये जो हमारे पार्टिकल्स है लिक्विड के वो ज़्यादा इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, और इस डायरेक्शन जो फोर्स लगेगी वो लेस लगेगी, तब जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो हमारी वर्क करेगी एज दी रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर पे बेस्ड। और जो हमारा रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर है ये हमारा यूज्ड होता है फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर के अंदर। ठीक,
तो अभी यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने जो है सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन को यूज किया ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर। इसका फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी सी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई हमारा इक्वल होता है CRT के इक्वल, सी हो जाएगी हमारी मोलैरिटी, टी हो जाएगी हमारी टेम्परेचर, ठीक है, और सी हो जाएगी हमारी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। अब इसको हम जो है आर, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि हमारी सी जो है, सी को कैसे लिखेंगे, यानी कि हमारी मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर देंगे। मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे, तब हम मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया W2/m2, ठीक। तो यहाँ से हमारी फाइनली इक्वेशन आ जाएगी जो कि हमको रिप्रेजेंट करेगी पाई इंटू वी इज इक्वल टू W2RT डिवाइड बाई M2 हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और पाई वी हमने राइट हैंड साइड लिया है। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी M2 इज इक्वल टू W2RT डिवाइड बाई पाई इंटू वी, ठीक। ये आप देख लेना कि जो हमारी पाई क्या है, पाई है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, वी है वॉल्यूम, डब्ल्यू है हमारा वेट और एम है हमारी बेसिकली डब्ल्यू है हमारा मोलर मास का वेट और एम है हमारी बेसिकली मोलैरिटी, ठीक। तो ये था रिगार्डिंग हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि हमारी प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद जो अंदर हमारा लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक है हमारा बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर हम जो है क्या लेते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर भी हमारी जो मेम्ब्रेन यूज्ड होगी वो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन यूज्ड होगी। अब यहाँ पे जो हम प्रेशर लगा रहेंगे, ठीक है, किसके अंदर प्रेशर जो लगाएंगे हम बेसिकली सॉल्वेंट के अंदर, तो ये हमारा वर्क कर रहा होगा एज दी सॉल्वेंट, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक। तो सॉल्वेंट के अंदर जो प्रेशर लगाएंगे वो हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पे भी मेंशन है कि पिस्टन की मदद से हमने प्रेशर जनरेट किया और यहाँ पे जो प्रेशर है वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू से हमने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, तब जो है हमारी बेसिकली ये जो प्रिंसिपल वर्क करता है और रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल हमारा जनरेट होगा। और ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस है ये हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर के लिए यूज्ड होता है, जो कि हम आरओ के अंदर यूज कर लेते हैं इस प्रिंसिपल को, ठीक। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है ऑस्मोसिस की वो हमारी रिवर्स्ड हो जाती है। प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू सॉल्यूशन साइड। तो जो यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाइड करते हैं वो हमारा लार्जर होता है देन द ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि अप्लाइड हुआ है सॉल्यूशन साइड के अंदर, ठीक। That's why now the pure solvent flows out the solution through the semi permeable membrane। जो प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्वेंट है हमारा ये और सॉल्यूशन है हमारा ये। सॉल्यूशन हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, सॉल्वेंट हमारा राइट हैंड साइड रहेगा। तो सॉल्वेंट हमारा जो है सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होने स्टार्ट हो जाता है और जब भी हमारा सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होना स्टार्ट होगा वो हमारी किसकी मदद से होगा, वो हमारा SPM की मदद से होगा, ठीक है। SPM क्या है, SPM है हमारी सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक। तो और ये हमारा यूज्ड किया जाता है फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट हमारी कुछ टर्म आती है जैसे कि हमारी एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास कुछ नहीं है, जो भी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है जैसे कि वो हमारी रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर हो, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो, वहाँ पे जो हमारी केवल और केवल यहाँ पे एबनॉर्मल मोलर मास के अंदर केवल एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है और उसको हम कहते हैं आई, ठीक है। आई जो है ये हमको इंट्रोड्यूस की जाती है वेंट ऑफ फैक्टर की मदद से, ठीक है, जिसको हम वेंट ऑफ फैक्टर की कहते हैं। ये हमारी इक्वल होती है नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय दी एबनॉर्मल मोलर मास के इक्वल। ऑब्जर्व कैलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय दी कैलकुलेटिव कैलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जितनी भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज की, जैसे कि हमने बात की थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वाइपर प्रेशर की, जहाँ पे हमने बात की थी कि P1 नॉट और P1 ये क्या है, P1 नॉट हमको क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है
वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 से, और P1 हमको रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। अब ये हमारा इक्वल यहाँ पे कि जो टर्म इंट्रोड्यूस होगी वो केवल आई टर्म इंट्रोड्यूस होगी, और ये एप्लीकेबल होगी सभी फॉर्मूले के अंदर, जितनी भी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला हैं, चाहे वो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो तो वहाँ पे भी हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। डेल्टा TF की वैल्यू इक्वल हो जाएगी हमारी I इंटू KBM से, ठीक है। सिमिलरली जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारी इक्वल हो जाएगी I इंटू KF से, ठीक है। अब ये आपने पढ़ा था कि जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये मैंने आपको बताया था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये क्यों होते हैं फिनोमेना, ये फिनोमेना इसलिए होते हैं, इनके अंदर जो है हमारा चेंजेस आता है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि इनके अंदर चेंजेस कैसा आता है, ठीक है। तो एलिवेशन के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो चेंजेस आता है वो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा आता है, यानी कि हमारा इंक्रीजिंग नेचर का चेंज आता है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर जो चेंज आता है वो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में आता है, यानी कि जो इसके अंदर चेंज आएगा वो डिक्रीजिंग नेचर का आ रहा होगा, ठीक है। तो अब ये हमने एक और टर्म पढ़ी थी कि डेल्टा TF हमारी डायरेक्ट M के इक्वल होती है। M को यदि हम हटा दें, कांस्टेंट का टर्म हटा दें, तो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस होती है जिसको हम KF से नाम से जानते हैं, विद द हेल्प ऑफ द वेंट हॉफ फैक्टर, जो कि हमने डिस्कस किया है एबनॉर्मल मोलर मास के अंदर। हम एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसको हम I के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो I टर्म हमारी वेंट हॉफ फैक्टर की मदद से लिखी जाती है, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग हमारा एबनॉर्मल मोलर मास, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया सबसे पहले कि गैसेस सॉल्यूशन क्या होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है। तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्वेंट लेते हैं लिक्विड और चेंजेस करते हैं सॉल्यूट के अंदर। सिमिलरली सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट हमारा फिक्स रहता है जो कि होता है लिक्विड, और चेंजेस करते हैं सॉल्यूट के अंदर। यही सिमिलर प्रिंसिपल हमारा बेसिकली गैसियस सॉल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल होता है। फिर हमने डिस्कस किया हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है? हेनरी लॉ होता है हमारा कि जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर फ्रैक्शन के, ठीक है। तो जैसे कि ये यहाँ पे भी लिखा है कि solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas, ठीक है। तो हेनरीज लॉ बताता है कि हमारा जो मोलर फ्रैक्शन है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस से। फिर हमने जो है डिस्कस किया था रोल्स लॉ। रोल्स लॉ के अंदर हमने देखा था कि हम बेसिकली चेंजेस देखते हैं P1 नॉट से, और हम चेंजेस देखते हैं P1 से, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं P1 नॉट जो है, P2 नॉट जो है, ठीक है। ये आती है हमारी बेसिकली P1 नॉट है, ये आता है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1। P2 नॉट है हमारा हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 2। और रोल्स लॉ को हम लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ द ड्राइविंग द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अंदर आपको ध्यान रखना है, हम लिखते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर विद द हेल्प ऑफ द P टोटल, जहाँ पे हम प्रेशर को टोटल में कंसिडर करेंगे, ठीक है। और उसकी मदद से जो इनिशियली वेपर प्रेशर है उनको समेशन करके टोटल प्रेशर को लिख रहे होंगे, ठीक। उसके बाद देखी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी 4 टाइप्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है रिलेटिव इन द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, ठीक है, जो कि हमारी एक रोल्स लॉ को ओबे करती है, ठीक। अब जो हमारी बेसिकली सेकंड प्रॉपर्टी है वो हो जाएगी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पे हम डेल्टा TB और KB ये हम लिखते हैं, ठीक है। फिर थर्ड हो जाएगी डिप्रेशन इन दी फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि डिप्रेशन है तो चेंज जो आएगा वो हमारा डिक्रीजिंग नेचर का आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर, ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी वो हो जाएगी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की प्रॉपर्टी को ड्राइव करने के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो हम पाई टर्म यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू हमारी बेसिकली CRT के इक्वल होती है, ठीक है। C हो जाएगी हमारी कंसंट्रेशन, R हो जाएगा गैस कांस्टेंट, और T हो जाएगा हमारा टेम्परेचर, ठीक। अब इन्हीं चारों प्रॉपर्टी को हमने जो है बेसिकली एबनॉर्मल मोलर मास की मदद से रिप्रेजेंट किया है,
ठीक है, जहाँ पे हमने वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया है। वेंट ऑफ फैक्टर होता है हमारा आई। तो जितनी भी प्रॉपर्टी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ी वो सारी की सारी हम एप्लीकेबल कर देंगे एबनॉर्मल मोलर मास के अंदर, यानी कि वहाँ पे केवल और केवल आई टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगी सभी फॉर्मूला के अंदर। ठीक, और यहाँ पे हमने डिस्कशन में एक चीज़ छूट गई थी, जैसे कि बताना कि एबनॉर्मल मोलर मास तो हमारा लास्ट टॉपिक है। उससे पहले जैसे कि आइडियल सॉल्यूशन है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं ये, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि हमारे रोल्स लॉ को ओबे करेंगे, जहाँ पे कि हमारा डेल्टा एच मिक्सिंग 0 के इक्वल आएगा और डेल्टा वी मिक्सिंग हमारा 0 के इक्वल आएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग होता है हमारा एंथैल्पी चेंज ऑफ द मिक्सिंग इज इक्वल टू दी 0, और वॉल्यूम मिक्सिंग हमारी के अंदर जो चेंज आएगा वो भी हमारा 0 के इक्वल आ रहा होगा। ठीक, फिर सेकंड है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे वो सॉल्यूशन होते हैं जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते। अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगेन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे पॉजिटिव डेविएशन, एक होते हैं नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इसी के अंदर हमने एक और टर्म पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं एजिट्रोप। एजिट्रोप क्या होते हैं? एजिट्रोप हमारे बेसिकली पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की मदद से हम ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी मिनिमम एजिट्रोप जो हैं वो हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली पॉजिटिव डेविएशन से, और जो मैक्सिमम एजिट्रोप है वो हमको रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव डेविएशन से। ठीक, फिर हमने पढ़ी लास्ट दैट इज़ दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। और लास्ट हमने टर्म पढ़ा वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि हम एबनॉर्मल मोलर मास की टर्म से लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास एज द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी। जो जितनी भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड की हैं उसी के अंदर जो है केवल और केवल हमारा एक टर्म इंट्रोड्यूस हो जाता है आई। ठीक है, चाहे वो हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो, या फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।